लोगों से पूछेंगे इसी मऊ में, तो वो बताएंगे कि सुहेलदेव राजभर जी कौन थे। विदेशी आक्रांता प्रवेश किया, सारे लोगों ने हथियार रख दिया और नानपारा के मैदान में अकेले 18 साल की उम्र का एक नौजवान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 22 दिन का युद्ध करके साबित कर दिया कि अगर भारत देश के अगर श्रावस्ती को वो विदेशी आक्रांता लांघ जाता तो बगल का नेपाल, जहां राजा सुहेलदेव राजभर जी का आधा शासन हुआ करता था, बगल के नेपाल में प्रवेश कर जाता तो ये भारत देश आज हिंदू राष्ट्र नहीं रहता। हिंदुत्व को स्थापित कोई नहीं कर पाता, लेकिन उसको भी रोकने का काम 2.5 लाख की सेना लेकर विदेशी आक्रांता और इधर से 12,500 की सेना। आप कल्पना कर सकते हैं कि 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख लोगों को परास्त किया। ऐसे सूरवीर पराक्रमी राजभर को लोग कहते थे कि मछली मारने वाली जात है, चूहा मारने वाली जात है, चोरी करने वाली जात है। राजा सुहेलदेव राजभर इस धरती पर 3 ही ऐसे व्यक्ति थे जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। इस 3 के अलावा कोई नाम नहीं आता है, किसी साक्ष्य में भी नहीं आता है, किसी इतिहास की किताबों में नहीं आता है, मात्र 3 नाम। पहला नाम अयोध्या के राजा दशरथ जी का नाम आता है, उनके पास शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान था। और दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान और तीसरा नाम राजा सुहेलदेव राजभर जी का आता है। इसी मऊ में मैं एक कार्यक्रम में आया हुआ था, सुहेलदेव जयंती के अवसर पर एक पंडित जी थे, वो राजा सुहेलदेव जी राजभर जी पर आल्हा गा रहे थे। जब हमको पता चला, मैं सुनने का प्रयास किया, मैं बैठ गया वहीं पर। 1 घंटा उन्होंने राजा सुहेलदेव जी का आल्हा गाया। फिर मैं जो पढ़ा था इतिहास में, जितनी किताबों के हमने अध्ययन किया, फिर मैं उनसे बात किया। हमने कहा कि ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिली? उन्होंने कहा बेटा ये सब कुछ हम लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से, आप किताब पढ़े होगे, इसको हम लोग महसूस करते हैं सारी चीजें। कुल मिला जुला करके आज राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जिसके पास जितना संख्या बल है वही इस प्रदेश का राजा है। वो संख्या बल चाहे विधायक से हो, अगर मऊ जनपद की बात करें तो जिसके पास सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। विधायक की बात करो तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा है वही यहाँ का विधायक है। सांसद के बारे में बात करूं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो जिसके पास ज्यादा मत है वही यहाँ का सांसद हो। उसी प्रकार से इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम सभी लोग मिल करके अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे, तभी व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा सिर्फ सत्ता में परिवर्तन आ सकता है, व्यवस्था जस की तस बनी रह सकती है। इसलिए इस बात को समझने की बहुत सारी चीजें हैं। हमारे फेसबुक पर हमारे युवा साथी कमेंट करते हैं, एक बात हमसे पूछते हैं, लिखते हैं कि भैया आरक्षण कब तक मिलेगा? ये आरक्षण कब तक मिलेगा इसका कोई डेट सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को पानी पिलाते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार टहल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में जब हम लोग मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार किया गया। 3 अक्टूबर 2013 अखिलेश जी की सरकार में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अखिलेश यादव जी 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां ले रही हैं, इस पे संपूर्ण समाज को नहीं मिल पा रहा। जो 27% आरक्षण का लाभ 79% जातियों को मिलना चाहिए, वो मात्र 3 से 4 जातियां ले पा रही हैं। 3 अक्टूबर 2013 के हाईकोर्ट के फैसले को अखिलेश यादव जी ने चैलेंज किया और हम लोग धरना बैठ गए। वो मसला सॉल्व नहीं हुआ, अंत तो गत्ता उससे स्टे ले लिया गया। हम लोग पूरी चालाकी के साथ सरकार में गए, दबाव बनाना चालू किए कि जो रोहिणी आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुनः सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के बाद एक कमेटी का निर्माण हो जिसका नाम है सामाजिक न्याय समिति। उसका निर्माण हो, उसमें आरक्षण की क्राइटेरिया तय किया जाए, सर्वे करवाया जाए, लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए कैटेगराइजेशन करवाया जाए, उसका वर्गीकरण करवाया जाए, जिससे कि जो मजबूत लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो उससे कमजोर हैं वो एक तरफ हो जाएं, जिसका हिस्सा आज तक नहीं मिल